हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस IIT जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे जो कि लीनियर अलजेब्रा से है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। Let W1 be the real vector space of all 5x2 matrices such that the sum of the entries in each row is 0. Let W2 be the real vector space of all 5x2 matrices such that the sum of the entries in each column is 0. Then the dimension of the space W1 intersection W2 is. तो हमें क्या करना है, हमें W1 एक रियल वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसके के अंदर 5x2 की मेट्रिसेस हैं, बट सारी की सारी मेट्रिसेस उसमें नहीं है 5x2 की। कौन सी मेट्रिसेस हैं? जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज़ 0। W2 भी उसी तरीके का एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर 5x2 की मेट्रिसेस हैं, बट सारी की सारी मेट्रिसेस 5x2 की इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर वही सारी मेट्रिसेस हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम इज़ 0। तो मतलब कॉलम्स का, अगर हम कॉलम की एंट्रीज़ का अगर हम सम करें, सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको W1 को और W2 को लिख लेना चाहिए कि ये असल में मैथमेटिकली कैसे लिखे जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो ये जो W1 वेक्टर स्पेस है इसके अंदर हमने 5x2 की मेट्रिसेस रखी हैं। असल में ये होता किसका सबसेट है? ये सब स्पेस कह सकते हैं आप, सबसेट तो नहीं है, सब स्पेस कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये R5x2 का सब स्पेस है। तो ये R5x2 का सब स्पेस है। तो इसके अंदर जितनी भी मैट्रिसेस आ रही हैं उसमें क्या है, एंट्रीज रियल हैं। अब हमें ये देखना है कि W1 के अंदर सारी की सारी मैट्रिसेस नहीं जा रही हैं। इस वेक्टर स्पेस से सारी की सारी एलिमेंट W1 के अंदर नहीं जा रहा है। कौन से एलिमेंट जा रहे हैं? जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी हमने लिखी है। इसी तरीके से W2 भी एक वेक्टर स्पेस है जो कि सबसेट है R5x2 का, या फिर आप R5x2 जो मैं लिख रहा हूँ इसको हम जनरली इस नाम से भी जानते हैं, 5x2 विद द फील्ड R। ऑलराइट, तो ये और ये सेम है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में वही सारी मैट्रिसेस आएंगी जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेंगी जो इसके अंदर है W1 के अंदर। तो इस जो W1 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हमने लिखी है उसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ W2 के अंदर है उसे हम नाम देते हैं सेकंड। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आएगा, वो सारी आएंगी सच दैट फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स। तो वो सारी मैट्रिसेस W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर आएंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देख लेते हैं जो कि होगा वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की डायमेंशंस के ऊपर। तो डायमेंशन अगर किसी सब स्पेस का हमको निकालना हो और वेक्टर स्पेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है, वेक्टर स्पेस अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है, तो डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलाई रेस्ट्रिक्शंस। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एलाई रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या। तो सबसे पहले ये देखिए, जब हमने W1 के बारे में बात करी तो W1 में आपको दिखाई दिया कि इसके अंदर सारी की सारी मैट्रिसेस इसमें से नहीं ले रहे हम इसमें से कुछ गिनी चुनी मैट्रिसेस ले रहे हैं, और वही सारी ले रहे हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास 5 है तो हमारे पास कितनी रेस्ट्रिक्शंस हो गई? 5। और अगर यहाँ पर ये हमारे पास 2 है, 2 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो हमारे पास कितने रेस्ट्रिक्शंस होगी? 2। बट क्वेश्चन है कि क्या वो रेस्ट्रिक्शंस जो आपने लिखी हैं वो एलाई हैं या नहीं है, यही क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो अब हमें इनकी डायमेंशन तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी निकालनी है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सारी की सारी करके यहाँ पर लिख दी, सातों की सात प्रॉपर्टी, 5 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 7 के साथ आपने यहाँ पर लिख दी इस जगह पर।
तो आपके पास 7 रेस्ट्रिक्शंस होगी। तो इस हिसाब से देखो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है आपका, देखो 5x2 के मैट्रिसेस है इसके अंदर सारी की सारी, तो वेक्टर स्पेस क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका वेक्टर स्पेस है। इस अगर आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये स्पेस है तो इसका डायमेंशन कितना होता है, इसका डायमेंशन होता है nm, ये डायमेंशन होता है इसका, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 5x2 माइनस नंबर ऑफ एल आई रेस्ट्रिक्शंस। तो अगर हमारे पास ये जो 7 रेस्ट्रिक्शंस, अगर ये सातों की सातों एल आई हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए फिर 3। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमें ये पता लगाना है कि जो 7 रेस्ट्रिक्शंस है उसमें से एल आई कितनी रेस्ट्रिक्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो चलिए इसको पता लगाते हैं अब। तो देखिए ये 7 रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास है, नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को हमें देखना है कि इनमें से कितनी एलाई रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप फर्स्ट अगर इक्वेशन हमारे पास है, क्या आप इसको किसी स्केलर से, स्केलर मतलब रियल फील्ड से एलिमेंट लेना है, तो क्या आप इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कोई स्केलर ला सकते हैं कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही अलग है। तो आप a11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, आप a21 तो नहीं बना सकते क्योंकि वो डिफरेंट है, ये फ्री वेरिएबल हो जाएगा। अब सिमिलरली आप ये देखें कि क्या आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये ला सकते हैं थर्ड? नहीं ला सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल है ना। या तो यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि भाई ये ट्वाइस ऑफ a21 प्लस थ्राइस ऑफ a32 और सॉरी a22, मतलब ये यही वेरिएबल्स अगर यहाँ पर लिखे होते हैं किसी और मल्टीप्लिकेशन में किसी और नंबर के साथ, तो हम कह सकते थे कि ये ला सकते हैं हम। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा वेरिएबल ही चेंज है यहाँ पर, तो आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो ये ला ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट से सेकेंड नहीं बना सकते और ना ही आप फर्स्ट और सेकेंड से थर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर भी कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर वेरिएबल ही चेंज हो गया है यहाँ पर, तो आप इनको किसी भी नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ये वेरिएबल कभी नहीं ला सकते। तो इसमें जो फोर्थ इक्वेशन है वो भी एल आई हो गई। तो फर्स्ट 2 एल आई थी, ये भी एल आई हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी एल आई हो गया, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ भी एल आई हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फोर्थ से आप फिफ्थ ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो ये भी एल आई हो गया। अब आइए हमारे पास 6th नंबर और 7th नंबर की बारी, ठीक है। तो क्या आप सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये इक्वेशन ला सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपको खुद से सोचना है, क्योंकि मुझे ये डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर आप इनका कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, आप ये जो यहाँ पर जो वेरिएबल लिखे हुए हैं a12 a22 a32 a42 a52, इनको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं करा सकते। अगर आप इनको एलिमिनेट कराने की कोशिश करेंगे तो आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर चाहिए एग्जैक्टली। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये देखो ये क्वेश्चन इसी हिसाब से है, इसका कोई मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, और अगर मैं देने लगा मैट्रिसेस वगैरह की हेल्प से तो वो एक्सप्लेनेशन ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस अगर है वेक्टर्स के साथ, कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप आसानी से इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि वो जो वेक्टर आपने लिखे हैं दो, वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आप देखें कोई भी कॉम्बिनेशंस आप इन सब का लेंगे तो आप नहीं ला पाएंगे इसको। अब क्वेश्चन है कि क्या आप इसको ला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड अप टू मैंने 5 तक सारे के सारे जोड़ दिए, ठीक है। मैंने पाँचों की पाँचों इक्वेशन को जोड़ दिया। अगर मैं इन सब के पाँचों के एडिशन में से जो 6वीं इक्वेशन है उसको माइनस करा दूं, तो ये सारे किसके बराबर हैं, ये 7th नंबर इक्वेशन के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन 6 इक्वेशंस की हेल्प से 7वीं नंबर इक्वेशन को जनरेट कर पा रहे हैं। तो जो 7th नंबर है वो LD है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। किसके ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है, जो आपने पिछले 4-6 लिखे हैं। समझ आ गई मेरी बात। तो ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कितनी रेस्ट्रिक्शंस होगी आपके पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 6। तो आंसर क्या होगा, आपको 6 माइनस कराना होगा। तो पहले आप क्या करा रहे थे 7, क्योंकि 7 इक्वेशंस थी, तो हमने सोचा था कि क्या पता हमारे पास 7 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हो, बट हमने देखा
कि 7 नहीं है 6 है, तो आपने माइनस कराया तो अब ये कितना आ चुका है, अब ये आ गया है 4। तो आंसर जो इस प्रॉब्लम का है वो है 4। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या हमने करा, हमने देखा कि इंटरसेक्शन के अंदर डायमेंशन क्या होगी, ये चीज़ हमने देखी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप W1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और W2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो कॉमन हिस्सा है वो लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब W1 में जो प्रॉपर्टीज़ हैं और W2 में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई एलिमेंट उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही वो इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और डाउट है जो इस प्रॉब्लम से डिफरेंट है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।